क्यूबा अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका कि दुनिया के जो प्रगतिशील लोग हैं उनको उससे बहुत प्रोत्साहन होता है। और वहाँ के जो और बातों के बारे में तो प्रोफेसर सोनिया ने विस्तार से कहा। मैं तो ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में, उनके जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसके बारे में कहूँगा। मैं यहीं से शुरू करूँगा कि यूएनए को जो सेक्रेटरी जनरल बान की मून, जब वो क्यूबा में गए, उन्होंने फिर वापस आके कहा कि क्यूबन हेल्थ केयर सिस्टम इज ए मॉडल फॉर मैनी कंट्रीज। यानी कि जो क्यूबन स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल है वो दुनिया के बहुत सारे देशों को अपना लेना चाहिए। वो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इस किस्म की बात की, ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्यूबा एक छोटा सा मिल्क। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ को हम किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, किस दिशा से देखते हैं। हमारे जैसे देश में जब हम हेल्थ को देखते हैं, हमारे आसपास जो वातावरण है, जिस तरह यहाँ पर जो मेडिकल पद्धति है, लोगों को जिस तरीके से अपनी जेब से पैसा खर्च करके इलाज करवाना पड़ता है, और बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ पे, हम हमारा जो नुक्ते निगाह वही बनता है, उससे ही हम देखते हैं। लेकिन अब हेल्थ जो है वो एक मानवीय अधिकार है या एक लाभ कमाने का प्रॉफिटियरिंग इंडस्ट्री है? इसमें ये दो कंसेप्ट हैं दुनिया में चल रहे। और हेल्थ एक सोशल मेडिसिन है, ये कॉन्सेप्ट रुडोल्फ विर्चो ने बहुत समय पहले दिया, जो कि जर्मनी के एक पैथोलॉजिस्ट रहे। और उन्होंने लिखा कि अगर मेडिसिन को सामाजिक कार्य पूरे करने हैं तो उसको राजनीतिक जीवन में भी मेडिसिन को दाखिल होना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि जो फिजिशियन हैं, क्योंकि ये लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों की समस्याओं को जल्दी समझ सकते हैं और वो जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बारे में जल्दी बात कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मेडिसिन जो है एक सोशल साइंस है, और जो पॉलिटिक्स है वो एक मेडिसिन है, एक बड़े स्केल पे, एट ए लार्जर स्केल। उन्होंने इस बात को लिया। विश्व को माना गया है कि वो दुनिया में सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले, समझ लो कि जो अब तक रिकॉर्डेड है उसमें पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिसिन को, हेल्थ केयर को एक सोशल साइंस के रूप में लिया। बाद में बहुत लोगों ने इसको कहा। और एक और जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने एक बार कहा था कि जो of all forms of injustice, inequality in the healthcare is most shocking and inhuman। कि जितने भी अन्याय हैं दुनिया में होते, स्वास्थ्य के बारे में जो अन्याय, जो असमानताएं हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय है। तो मेरा मतलब है कि स्वास्थ्य कैसा हो, इसके बारे में बहुत चर्चा दुनिया में होती रही है। और आजकल के, आज के संदर्भ में तो ये चर्चा फिर उठ खड़ी हुई है। इसके बारे में थोड़ा बाद में आता हूँ। और सबसे पहले इस बात को मानते हुए सोवियत यूनियन ने 1936 में ये कहा अपने संविधान में कि स्वास्थ्य हमारे देश के हर नागरिक का अधिकार है, और राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो सबको स्वास्थ्य सेवाएं दे। और फिर और भी कई जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स, जैसे इंग्लैंड ने भी उसी सिस्टम को अपनाने की कोशिश की, और नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड में बनाई गई। उनका जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 जुलाई 1948 में 3 सिद्धांतों पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को लिया कि पहले तो ये हर एक की जो आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य की उसको पूरा करें, और उसको प्राप्त करने के लिए लोगों पे कोई आर्थिक बोझ ना हो, और उसकी आवश्यकताएं, लोगों की क्लिनिकल आवश्यकताएं, मेडिकल आवश्यकताएं क्या है, उस पर आधारित हो, और जहां पर किसी को जरूरत है वहीं उसको स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये भी बहुत अच्छी है, पर क्यूबा का जो स्वास्थ्य जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इससे अलग है और एडवांस्ड है। सोशल मेडिसिन के तौर पे भी इससे एडवांस्ड है।
क्यूबा में जो हेल्थ केयर है वो 3 बातों पे आधारित है। एक तो पहले है कि प्रिवेंशन, बीमारी हो ही ना, बीमारी की रोकथाम। फिर प्राइमरी केयर के निम्न स्तर पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, और जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलें वो लोगों की पार्टिसिपेटरी, मतलब लोगों की हिस्सेदारी से स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, लोग उसमें अपना हिस्सा डालें। जैसे सोनिया जी ने पहले कहा ना कि वहां पर अन्य बहुत सारी बातों में भी लोगों की पार्टिसिपेटरी मूवमेंट्स होती हैं, तो इस तरीके स्वास्थ्य में भी पार्टिसिपेटरी मूवमेंट्स हों। ये 1960 में जो है ये परिवर्तन किए जाने शुरू हुए और 1980 तक, और ये इतने आसान नहीं थे परिवर्तन करने। पहले ये बात होनी चाहिए आपको, हमें समझ होनी चाहिए क्योंकि क्यूबा में भी ऐसा ही सिस्टम था जैसे हमारे यहाँ हेल्थ केयर का। अब आज आप भारत में सोशल, ये जो मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को सख्ती से लागू करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा विरोध होगा, तो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से होगा और डॉक्टरों की तरफ से भी होगा। सो उस सब विरोध को सहा गया क्यूबा में भी, और बहुत सारे डॉक्टरों ने विरोध किया, प्रदर्शन किए, और कुछ डॉक्टर उनमें से देश छोड़ के भी चले गए, अमेरिका में चले गए। लेकिन वहां की सरकार ने, फिडेल कास्ट्रो ने कहा नहीं, हमें जो है हमारी जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, उसको स्वास्थ्य में भी लागू करना है, और उसको हमें जो हमारे जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमें जितना भी खर्चा करना पड़े हमें करना पड़ेगा। अब उसका हम आज असर देख रहे हैं कि क्यूबा की जो स्थिति है, स्वास्थ्य के जो सूचकांक है, वो दुनिया के जो और देशों के बेहतरीन सूचकांक हैं, जो कि विकसित देशों के हैं, जो धनी मुल्क हैं, उनसे भी अच्छे हैं कईयों से। तो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की सोनिया जी ने, कि क्यूबा में जो पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79 साल के करीब है, और जो महिलाओं की 80 प्लस 80.7। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक व्यक्ति कितने उम्र आमतौर पे जिएगा भारत का, वो 69 साल, 69.4। अमेरिका में 77.8। मतलब क्यूबा से अमेरिका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, कम है। और जो इस वक्त दुनिया का सबसे आपको दिखता है कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत विकसित है, ऐसा लगता है ना हमें, पर वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यूबा से कम। फिर एक और स्वास्थ्य का सूचकांक होता है, वो है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 लाख जब बच्चे पैदा हों तो उस 1 लाख के समय में कितनी माताएं अपनी जान गंवा बैठती। अब भारत में ये जो दर है 113, 1 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं तो 113 माताएं अपनी जान गंवा बैठती है। क्यूबा में है 37, अमेरिका में है 17। इसमें बेटर है अमेरिका का इंडिकेटर। पर अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रहें, मतलब कि पहले साल में जो बच्चे पैदा हुए कितने उनमें से बचते, 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे नहीं बच पाते। अब भारत में है 28, 1000 बच्चों में से 28 बच्चे नहीं बचते हैं। क्यूबा में है 3.9। आप देखो ना सूचकांक का कितना फर्क है। अब हम कहते हैं कि हम बहुत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बहुत यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल आ गए, लेकिन ये जो हमारा सूचकांक है ये, और अमेरिका में भी क्यूबा से ज्यादा बच्चे बढ़ते हैं, 5.9, लगभग 2 गुने से थोड़े कम वहां की जो है। अब और लीजिए हंगर इंडेक्स, मतलब भूखमरी की हालत क्या है। भूखमरी की हालत में 107 देशों में भारत का नंबर है 94, इतनी यहां पर भूखमरी है। और क्यूबा का नंबर 17 से कम में आता है, 17 से कम। एक जो लिस्ट है कि 5 के करीब क्यूबा का नंबर है हंगर इंडेक्स में। कितना, मतलब सबको खुराक मिलती है वहां, भूखा नहीं है कोई। अभी भी जो पैंडेमिक की स्थिति हुई जिसके बारे में
अखबारों में आया कि वहां बहुत फैल गया। एक तो आप देखिए कि जुलाई तक क्यूबा में बहुत ही कम केस हुए, बहुत कम केस हुए। जुलाई के बाद केस बढ़े क्यूबा में। वो क्यों बढ़े हैं मैं नहीं जानता, ये इसका भी डाटा कभी आएगा, क्योंकि क्यूबा जो है टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है सारी, उनकी उनकी इकॉनमी बहुत हद तक टूरिज्म पे बेस्ड है। शायद कुछ टूरिस्ट आए या ऐसा कुछ हुआ, ये मुझे नहीं मालूम इसका। पर जो बात एक सामने अब भी, ये मैं 26 जुलाई का डाटा दे रहा हूँ, आज 30 तारीख है, कि 1 लाख व्यक्तियों के पीछे क्यूबा में 2,946 केस हुए। दुनिया में हुए हैं 2,487 केस 1 लाख के पीछे। लेकिन दुनिया में 1 लाख के पीछे 57 लोग मरे हैं, क्यूबा में 20 लोग मरे। मतलब कि इस भयावह स्थिति में भी, जिसमें से क्यूबा आज गुजर रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई थोड़ा और मैं इसको करूंगा, उस भयावह स्थिति में भी क्यूबा में जो मृतक दर है वो कम है। सो क्यूबन हेल्थ केयर जो सिस्टम है, इसमें जनता में काम करके, क्योंकि उसका जो नारा यह है कि बीमारी को रोको, इसलिए ज्यादा कोशिश उधर दी गई, वैक्सीनेशन की। टीबी का उन्मूलन किया गया। हम यहाँ पर कितने ही सालों से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे हैं। RNTCP अभी एक प्रोग्राम है, नेशनल रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, वो कंट्रोल प्रोग्राम है, वहां पर उन्मूलन हो गया है टीबी का। टाइफाइड फीवर भी नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, समुद्र के साथ है, टाइफाइड होने का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। लेकिन माल न्यूट्रिशन का जो इंसिडेंस है, मतलब कुपोषण, कुपोषण वहां पर 0.7%, मतलब 100 में से 0.7 लोग, या आप कहेंगे 1000 में से 7 व्यक्ति कुपोषण, उनको खुराक कम है। ये 15 साल की आयु तक के। यूएसए में अगर हम लें तो 1000 में से 50 लोग कुपोषित है, और भारत में 1000 में से 140 लोग कुपोषित। तो आप फर्क देखिए कितना है। ये जो मोटी मोटी चीजें हैं ना, जो कि किसी भी देश की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाते हैं। अब स्वास्थ्य किसका, पहले क्यूबा में भी जो स्वास्थ्य का जो प्रबंध था, उसमें अपर क्लासेस का उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी, अपर मिडिल क्लासेस को मिलती थी, धनी लोगों को मिलती थी, और मिडिल क्लासेस को भी कुछ हद तक मिलती, लेकिन जो गरीब जनता थी, आर्थिक तौर पे कमजोर लोग, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है क्यूबा में ऐसा नहीं है। जो सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया, उसमें आपने स्वास्थ्य सेवाओं को एक तो कहा कि सबके लिए होंगी, मुफ्त होंगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। अब उन्होंने उसको कई टीयर सिस्टम में बनाया। एक जो अच्छा वहां पर सिस्टम बनाया गया कि एक कम्युनिटी सेंटर बनाएगा, 25,000 से 30,000 लोगों के लिए वो होगा, फिर पॉली क्लिनिक होगा। इससे भी जो अच्छा और नीचे है कि 600 से लेके 700 लोगों तक के लिए एक पॉली क्लिनिक बनाया गया। उसमें एक फिजिशियन, एक डॉक्टर, एक नर्स और दूसरा स्टाफ, 3 लोग होंगे जो कि घर घर से संपर्क रखेंगे, हर घर में जाएंगे, बिना सूचना दिए जाएंगे। और ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है, तभी तो ये सूचकांक है ना। ऐसे तो नहीं ना हो सकते सूचकांक। बान की मून तो ऐसे बयान नहीं देगा, या जो यूनेस्को में मैक्सिको के प्रधान ने जो अपनी बात कही, वो ऐसे तो नहीं दे सकते ना जब ये ना हो। तो इन लोगों को तो CID रहती है ना दूसरे देशों में। तो उसमें है कि जो फैमिली फिजिशियन है, उसकी वो बोलते हैं टीम स्ट्रेटेजी, और वो सर्वेलेंस करते हैं। सर्वेलेंस हमारा तरह नहीं है जैसे पीगासस का सर्वेलेंस, हेल्थ सर्वेलेंस, मतलब लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स जो कि पॉलीक्लिनिक को हैंडल करते हैं, और वो 600-700 लोगों के लिए एक डॉक्टर उस पॉलीक्लिनिक में है, जो कि जाते हैं वहां पर लोगों के, और लोगों के साथ बातचीत करते हैं, और फिर उनकी समस्याओं के बारे में
पूछते हैं, उनको एडवाइस करते हैं ताकि दवाई कम से कम देनी पड़े। बहुत सारी जो बीमारियां में से कहा गया है कि 30% जो बीमारियां हैं वो ऐसी हैं जिसमें कि पेशेंट समझता है कि मैं बीमार हूं, पर एक्चुअली में बीमार होता नहीं। 30%। 30% में है कि डॉक्टर कहता है कि आप बीमार हो, पर बीमार है नहीं। बाकी कितने रह गए? 40% लोग ही बीमार होते हैं जो मेडिकल एड के लिए आते हैं। सो ये जो है, वहां पर जब आप लोगों के साथ इतना रास्ता, आप देखिए पहले जब हम भी छोटे थे तो हमारे जो जो अभी मोहल्लों में डॉक्टर थे, चाहे वो सरकारी नहीं थे, प्राइवेट थे, लेकिन एक था कि उनका घर घर से लोगों के साथ संपर्क था। परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जानते थे, परिवार के सारे बच्चों के बारे में जानते थे। कुछ ना कुछ डाटा, को रिकॉर्डिंग नहीं थी, पर वैसे संपर्क होता था, एक दूसरे का नाम भी जानते थे। लेकिन अब तो वो खत्म हो गया। हमारे देश में तो बिल्कुल समाप्त, लेकिन वहां पर है। और ये कहा गया कि आप तो बहुत पैसा खर्च करते हो, जो सिस्टम आप बना रहे हो उस पर तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। खर्चा तो होता है, कई बार तो उनका जो उनकी जीडीपी है उसका 15% हेल्थ केयर पे होता है। अब हमारे मालूम है कितना सरकारी खर्चा? 1.02। अब आप फर्क तो देखिए ना। जब सरकार एक तरफ 15% तक स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर रही है और एक तरफ 1% खर्च कर रही है, स्वास्थ्य में तो फर्क होएगा ही होएगा ना। तभी तो हमारे यहाँ पर भूख भरी है, मेल न्यूट्रिशन है, सारा कुछ है, बीमारियां के ऊपर बीमारी है। अब ये है कि अमेरिका जो है वो क्यूबा से भी ज्यादा खर्च करता है स्वास्थ्य सेवाओं पर, 18% के करीब जीडीपी का। लेकिन अमेरिकन जो खर्च है वो अलग किस्म का है। वो इंश्योरेंस कंपनीज पे है, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे है। ये ठीक है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से वहां पर R&D वगैरह, और R&D एक बात बताऊं, जो रिसर्च हो रही है, कॉरपोरेशन जो कहते हैं कि हम करते हैं, एक्चुअली है नहीं। रिसर्च ज्यादा जितनी भी मेडिकल या और फील्ड में होती है वो सरकारी क्षेत्र में होती है, और या सरकार की फंडिंग से हो रही है अमेरिका में भी। सो पैसा सरकार दे रही है। पर अमेरिका की जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं, स्वास्थ्य सूचकांक हैं, वो क्यूबा से पीछे हैं, इसके बावजूद कि वो अमीर देश हैं और बहुत पैसा, क्यूबा से ज्यादा पैसा वो खर्च करते हैं। लेकिन क्यूबा ने धरातल पे पैसा खर्च किया, इन्होंने ऊपर पैसा खर्च किया और वो जो कंपनियों को धन कमाने के का जो मौका दिया। क्यूबा में इस वक्त जो है रेशो, डॉक्टर पेशेंट रेशो, पहले मैं भारत की बता दूं। भारत में 1400 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। अब एक तो एक डॉक्टर है और उसकी जो बनता हुआ है वो एक जगह पे कोई ऐसा नहीं है वो ये कोई बराबर है, ये तो औसत है ना। कई जगह पे आपको 200 लोगों के पीछे भी डॉक्टर मिल जाएगा। कई जगह पे आपको जो डॉक्टरों की जो 10,000 के पीछे भी नहीं मिलेगा डॉक्टर, क्योंकि अनइवननेस बहुत है, ना बराबरी बढ़ी है। क्यूबा में हमारे 1456 और क्यूबा में 150 लोग के पीछे एक डॉक्टर है। इतने डॉक्टर कहीं नहीं है, इतने डॉक्टर कहीं भी नहीं है जितने क्यूबा में 150 के पीछे एक डॉक्टर। और यूएसए में 333 के पीछे एक डॉक्टर है। डॉक्टर बहुत है वहां भी, लेकिन क्यूबा के मुकाबले में आधे डॉक्टर हैं। यही स्थिति इंग्लैंड की भी है। मतलब विकसित देशों के मुकाबले में हालांकि जो क्यूबन डॉक्टर हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। अगर हम अपने भी भारत के भी हिसाब से लें तो तनख्वाहें कम है। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ हमारे संपर्क में भी हैं, बच्चे जो वहाँ पढ़ के आए हैं, वो ये कहते हैं कि वहां पर पैसा कभी जो डॉक्टरों में आपस में डिस्कस नहीं होता है कि हमने कितने पैसा कमाना है, कितना कमाना है। कॉन्सेप्ट यही है कि हमने एज ए डॉक्टर सर्विस देनी है। शायद पहले हमारे देश में भी कुछ हद तक था ऐसे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदल गया। मैं अपने देश से इसलिए बात कर रहा हूं बार बार कि हमें भी इस बारे में कैसे आंदोलन हमारे लोगों को चलाने चाहिए ताकि किसी किस्म के आंदोलन वहां पर हो। और अभी जो है क्यूबा में प्रति व्यक्ति $300 के करीब खर्च करती है सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे। हमारे यहाँ 16। अब आप फर्क लगा लीजिए, हमारे यहाँ 1108 रुपए सरकार खर्च करती है प्रति व्यक्ति। ये औसत है,
कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है, कुछ में कम है। औसत, हमारी औसत असल में असली औसत नहीं ना होती हमारे देश में, जो भी औसत है उसमें, क्योंकि ना बराबरी बहुत है। हमारे देश में जो ऐसी सेवाएं हैं जहां पर कुछ लोगों को राहत है, ईएसआई है, वर्कर्स के लिए राहत है, जिसको ये सरकार और कमजोर करना चाहती है, या सीजीएचएस है, या ईसीएचएस है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स हैं, जो कुछ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो दे रहे लोगों, पर ये गिनती कितनी क्या है? बहुत कम है ये गिनती। जो ये गिनती अगर हम लें तो 15 करोड़ के करीब जो मुलाजिम और उनकी फैमिलियों को ईएसआई में कवर्ड है, और सीजीएचएस वगैरह में एक करोड़ से भी कम है, शायद 60-70 लाख के करीब है। इतनी की गिनती है जिनको ये सेवाएं मिल रही हैं, बाकी को कोई ये सेवाएं नहीं है। और वहां पर भी उनको मुश्किलें आती हैं। अब तो ये हो रहा कि सरकार ये भी कह रही है हमारी को, जो जिला स्तरीय अस्पताल हैं इनको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, और उसमें आधे लोगों को मुफ्त इलाज दो, आधे लोगों को पैसा लेके इलाज दो। और जिनको मुफ्त इलाज लेना है वो स्वास्थ्य के जो अधिकारी जो बनाया जाएगा उससे जाके हस्ताक्षर करा के लाएं कि ये एलिजिबल है इसके लिए। तो अब ये होने वाला नहीं है, वो बेचारे धक्के खाते रहेंगे और वो प्राइवेट सेक्टर उसमें से जो धन कमाता रहेगा। सो इसमें यह है कि अब क्यूबा की एक जो बड़ी बात और है कि क्यूबा ने दुनिया को बड़े डॉक्टर दिए। जहां कहीं भी खास तौर पे संकट आए, संकटकालीन स्थिति आई, वहां क्यूबन डॉक्टर को भेजा गया। अब इसमें दोनों ही बातें नहीं है, एक तो ये भेजा गया, दूसरा ये भी रहा है कि जैसे वेनेजुएला, उनको, अब क्यूबा को तेल की जरूरत है, पहले उनको उनका बहुत सारा सामान आता था सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन के बाद एकदम खत्म हो गया हो लगभग। तो फिर वो क्या करते, तेल कहाँ से ले? वेनेजुएला से तेल लेने लगा चावेज के आने के बाद। अब वापसी में उन्होंने अपने डॉक्टर वेनेजुएला में दिए काम। अब इससे ये भी कई बार वहां संकट खड़ा हो जाता है कि उनके अपने देश में डॉक्टरों की कमी हो जाती है, और जो फिर पॉली क्लिनिक सिस्टम है ये सफर करने लग जाता है। अब क्यूबा ने क्या कहा है कि हम दूसरे देशों में जाके डॉक्टर ट्रेन करने में, लैटिन अमेरिकन देशों में मदद करेंगे, वहां पर ट्रेनिंग देंगे डॉक्टरों को भी कैसे काम करना चाहिए सोशल मेडिसिन में। और ऐसे ही अपने देश में भी जो है उन्हें जो मेडिकल एजुकेशन है वहां फ्री है। जब ये जो बहुत सारे डॉक्टर जाने लगे ना क्यूबा छोड़ के, तो फिडेल कास्ट्रो ने कहा भी जो जाना चाहते हैं जाएं, ये तो कीड़े हैं हमारे लिए ये पैरासाइट्स हैं, ये जाएं। अब यहाँ पर वही डॉक्टर हैं जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, और उसमें खुद मेडिकल एडमिशन में भी उन्होंने तब्दीलियां की। जो लो इनकम ग्रुप के लोग थे उनको एडमिशन में प्रायोरिटीज दी, ताकि वो ज्यादा लोग फिर वहाँ रहे। उनसे फिर ये लिखवाया गया, कसम खिलाई गई कि आप यही काम करोगे लोगों के लिए, और पैसे को जो प्राथमिकता नहीं दोगे, धन को प्राथमिकता नहीं दोगे, लोगों के लिए काम करने की। सो अमेरिका का जो सैंक्शन लगी है उसका तो प्रभाव बहुत है। जब मैं वहां था तो वो हमें ये बता रहे कि किसी भी चीज की जो कीमत हमें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। जैसे कि सीटी स्कैन की मशीन 1 करोड़ की है, तो वो अमेरिका से तो हमें आती नहीं, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आती है, वो 3 करोड़ रुपए की पड़ती है, फिर उसकी सप्लाई एकदम नहीं आती है। अब ये क्राइसिस पैंडेमिक में भी हुआ है। जैसे उन्होंने कहा सोनिया जी ने कि स्विट्जरलैंड वेंटिलेटर भेजना चाहता था, वो आने नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे जो दूसरे देशों से क्यूबा ने इस समय में ऑक्सीजन मंगवाई या कुछ किया, काफी कठिनाइयां पेश आई। उसके कारण लोगों में कुछ रोष भी हुआ, होता ही है रोष, तो जब लोग अस्पतालों में जा रहे हैं तो रोष तो होएगा ही। अब लेकिन उस रोष को फैलाया गया, कुछ जेन्युइन होता है, बाकी अमेरिका तो बैठे ही है इन कामों के लिए, उकसाने के लिए, वो हवा देने के लिए तो बैठा ही है, उसको इस्तेमाल कर, केवल हवा नहीं देते वो, वहां पर वो ऐड करते हैं उसको, चिंगारी लगाते हैं, सिर्फ देते नहीं है, बाद में कोई उसको गैस लगाते नहीं है, तेल नहीं डालते बल्कि चिंगारी देते हैं। सो एक और जो क्राइसिस वहां पर ये खड़ा हुआ है कि न्यूट्रिशन क्राइसिस बड़ा खड़ा हो गया सोवियत के बाद।
क्योंकि जो खाने पीने की सप्लाई भी वहाँ से काफ़ी आती थी, अब वो उसमें कमी आ गई। अब इसमें बात कही कि जब लोगों को खुराक की कमी आ गई तो 8 किलोग्राम के करीब लोगों का वजन प्रति व्यक्ति कम हो गया। अब जो तो मोटे थे उनको तो अच्छा हो गया, लेकिन लोगों में कठिनाई तो हुई। और उसमें है कि लोग साइकिल चलाने लगे क्योंकि तेल नहीं मिल रहा। लेकिन क्यूबन डॉक्टर ने एक और वहाँ काम किया कि लोगों में गए, इनको कहा कि जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग दें, यानी बच्चे, ताकि बच्चों को बचाया जा सके, इन्फेंट्स को बचाया सके। और पहले वहां पर क्या था कि 1/3 मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग देती थी, और फिर सारी देने लगी, उसमें 3 गुना जो वृद्धि हो गई। 90% महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को देने लग गई। इस तरह की जो स्थिति है, मतलब कि एल्मा आटा में हेल्थ डिक्लेरेशन हुआ था 1978 में। उसमें यही बात, ये ऐसी बातें भारत में भी बहुत सारी की गई हैं। 1943 में जोसेफ भोर की अगुवाई में एक हेल्थ पे कमेटी बनी थी। उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो स्वास्थ्य केंद्र है लोगों से दूर नहीं होना चाहिए, 1 मील के अंदर अंदर दायरे में होना चाहिए। लेकिन वो बातें तो सिर्फ बातें ही रह जाती ना, हमारे देश में तो बहुत कुछ होता नहीं है, प्राथमिकताएं दूसरी हो जाती हैं। एल्मा जो डिक्लेरेशन 78 में, ये उसमें कहा गया कि सोशल मेडिसिन का जो जो था कॉन्सेप्ट विर्चो ने दिया था, उसी को आगे लिया गया और क्यूबा ने उसको अडॉप्ट किया। क्यूबा में उससे पहले था, हेल्थ सिस्टम में चेंजेस आ रही थी, लेकिन 1980 के बाद क्यूबा में हेल्थ केयर सिस्टम में एकदम तब्दीली हुई है। तो एल्मा आटा डिक्लेरेशन, क्यूबा ने तो उसको एकदम लागू किया, सोशल मेडिसिन बनाया और उसको लागू किया। और अब वहां पर महिलाएं डॉक्टर की गिनती बहुत ज्यादा है, 57% जो डॉक्टर हैं वो महिलाएं क्यूबा में इस वक्त। अब तो ये तो अच्छी बात है कि महिला जो है परिवार से भी जुड़ी होती है और बच्चों से जुड़ी होती है। बच्चों के केयर के बारे में, इन्फेंट जो केयर है, 1 साल शिशु की जो बातें हैं, उनका जो जो संभाल है, महिलाएं उसके बारे में ज्यादा सोच सकती हैं, ज्यादा तवज्जो दे सकती हैं। ये रुचि के तौर पे ही है उनकी। सो क्यूबा का जो मॉडल है और चीजों में, जो मैं कुछ दिन रहा मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, हमें तो भाई हेल्थ केयर सिस्टम उनका बहुत अच्छा लगा। मैं तो तभी से सोच के आया कि हमें यहाँ पर भी वैसे लागू करने के लिए आंदोलन करने चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमने किया। मैं तो पिछले यही इलेक्शन में भी लोगों को हेल्थ पे ही एजुकेट किया, लेकिन हेल्थ पे वोट नहीं पड़ती है। अब पैंडेमिक के बाद पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या लोग भूल जाएंगे, मालूम नहीं। जिनके लोगों के घरों में लोगों की मृत्यु हुई है वो तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे लोग शायद भूल भी जाएंगे। अभी भूलने लगे हैं, मास्क हट गए हैं तो भूल जाते हैं लोग शॉर्ट मेमोरी। पर उसको हमारा फर्ज है कि उनको हम बार बार जताते रहे। जैसे डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्था है उसको जताती रहे। और लोगों में, मैं तो, क्योंकि हम तो लगातार किसानों के आंदोलन में लगातार मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ मेडिकल केयर के तौर पे, मैं तो यही बातें जाके उनसे ही, मैं वहां पर जब भी जाता हूँ बोल जरूर देता हूँ स्टेज पे, हेल्थ के बारे में लेक्चर देता, ताकि लोगों का हेल्थ के बारे में कुछ कंसेप्ट बने। है नहीं, है नहीं। तो हेल्थ को लोग अभी ये समझ ही नहीं सकते हैं कि क्यूबा जैसे मुल्क में हेल्थ मुफ्त है। छोटे से मुल्क में 1 सवा करोड़ की आबादी, 1 करोड़ 10 लाख ऐसा कुछ आबादी की छोटे से मुल्क में हेल्थ करोड़, और इन हालात में जिसको स्पेशल सिचुएशन है, जहां पर टोटल एम्बार्गो है, फिर भी वहां पर वो ठीक है। बहुत कुछ सीखने को है क्यूबा की स्वास्थ्य सेवाओं से। और मैं यही अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें आंदोलन, एप्सो भी एक आंदोलन चला सकती है, क्यों नहीं चला सकती। जब हम क्यूबा की सॉलिडारिटी की बात करते हैं, क्यूबा से सॉलिडारिटी किस बात के लिए? उनके सिस्टम की सॉलिडारिटी है ना। अगर क्यूबा में सिस्टम दूसरे हों तो फिर हम थोड़ी सॉलिडारिटी के लिए बैठेंगे, बताओ। वहां के लोगों के लिए तो हमेशा हमारी सॉलिडारिटी रहेगी, लेकिन सिस्टम के लिए जो सॉलिडारिटी, वो तभी है क्योंकि जो सिस्टम है वहां लोक हितु है। और ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण मित्रा जी। आपने हेल्थ इशू है जो, और हेल्थ के मामले में कनाडा का कंपैरिजन है जो भारत के साथ या वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ,
खासतौर पे जो अमेरिका के साथ, वो बड़े ही अच्छे आंकड़ों के साथ हमारे सामने रखा। बहुत सी बातें थी जो हमें नहीं मालूम थी, हमारी भी जो नॉलेज है उसमें काफी वृद्धि हुई है, और ये हमें क्यूबा को समझने में और एक बेहतर जो है समझ पैदा करेगा हमारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप